अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूँ आलिया शब्बीर। नाजरीन, बजट का इंतज़ार सबको था, अवाम रिलीफ के मुंतज़िर थे, जबकि कारोबारी हजरात भी ये इंतज़ार में थे कि शायद इस बार जो बजट आएगा इसमें कारोबारी हजरात को राहत होगी। हमें भी इंतज़ार इसलिए था कि अभी तक हुकूमत जब से आई है इसकी कोई मुआशी पॉलिसी वाज़े नहीं थी। लग ये रहा था कि अभी जो बजट आएगा इसमें हुकूमत की मुआशी सियासी सिमत वाज़े हो जाएगी। तो क्या इस बजट से मुआशी सियासी सिमत वाज़े हो रही है और अवाम को रिलीफ मिला है? कारोबारी हजरात क्या कह रहे हैं? आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अवैस, टैक्स एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। मोहम्मद अवैस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक वजीर ख़जाना है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट शफाक तोला साहब, जो कि चेयरमैन हैं टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन के भी। प्रोग्राम का आगाज़ मोहम्मद अवैस साहब आपसे करती हूँ। अभी ये बजट पेश हुआ है, आपने भी देखा है। इस बजट में इससे पहले कि हम तनकीद करें, नुक्ताचीनी करें कि इसमें ये नहीं है वो होना चाहिए था, लेकिन आपको इस बजट में कोई अच्छी चीज़ लगी है कि इसमें कुछ अच्छा भी हुआ है? जी, थैंक यू मिस आलिया। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, ये तो हम सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मुश्किल मुआशी दौर से गुजर रहा है। हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस वक्त कैसा बजट दिया जाए, क्योंकि हुकूमत को भी इस बात के बहरहाल रियलाइजेशन है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कारोबार नहीं चल रहे, बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इन सारी चीज़ों को काबू करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो अगर मैं पॉजिटिव साइड की बात करूं तो देखें, एक जो सबसे बड़ी बुनियादी पॉजिटिव बात की कि जो मिनिमम वेज है, मैं बात करूंगा आम मजदूर की, जो बिल्कुल आम आदमी है, क्योंकि उसके ऊपर महंगाई का इतना बुरा असर हुआ है कि उसके घर की रोटी चल सकती है कि नहीं चल सकती, ये ज्यादा जरूरी था। तो उसको बढ़ा के 25,000 को बढ़ा के जो है वो 32,000 30 से 32,000 के करीब कर दी गई है। लेकिन उसके साथ साथ आप देखें ना, उसके साथ साथ जो टैक्सेस का बोझ आम आदमी पर डाल दिया है, जिसको अगर 5-6 हज़ार उसकी सैलरी बढ़ा दी गई है, तो उसके साथ साथ उसकी डेली जो एक्सेसरीज हैं उसमें जितना टैक्स लगा दिया गया है, वो तो बल्कि उसका बजट जो है वो डबल होने जा रहा है। आप देखें 45% तो महंगाई पहले ही 45% पे आ गई है और अब मजीद आगे और होगी। तो इस रिलीफ का या इस पैकेज का अवाम को तो ऐसे रिलीफ नहीं मिला। देखें, 2-3 एरिया हैं। एक जो बात आप कह रही हैं, एक है बिल्कुल जो आम तबका, जिसकी अभी हमने बात जहां शुरू की थी कि अगर कोई 30,000 रुपये वाला वेज वाला है तो फ्रैंकली वो तो अगर किसी तरीके से अपने घर का राशन पूरा कर ले, तो राशन तो हमारे यहाँ अभी तक शुक्र है कि वो टैक्स फ्री चल रहा है। जो बुनियादी जैसे गंदम, चावल या सब्जियाँ आम जो मिलती हैं, इस हद तक नहीं आप पता करें कि आटे का थैला कितने में मिलता है? 10 किलो का आटे का थैला इस वक्त 1200 रुपए में भी 1500 रुपए में भी मिल रहा है। आप ये चेक करें तो आप कैसे कह सकते हैं टैक्सेस नहीं है, लेकिन महंगाई का असर तो पड़ा है ना। एक रोटी ही तो है और मार्केट में रोटी की कीमत आप चेक करें। महंगाई अगर हम उस लिहाज से देखें, मैं तो वही बात कहना चाह रहा हूं कि 30,000 रुपए वाला आदमी तो अपना घर नहीं चला सकता, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। यानी ये मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा कि ये कोई जो मिनिमम वेज कर दी गई है ये कोई अब घर चला देगी या कुछ कर देगी, तो ये तो नहीं है। ये तो 25 से 30 कर दिया, चलें, ये एक बेहतर चले, एक उम्मीद की किरण कर दी कि चले हुकूमत लेकिन को ये उनका तब ख्याल होता तो आया, वैसा ये तब फायदा होता, अवाम ये समझती कि उनको शायद कहीं ना कहीं ये रिलीफ मिला है कि उनकी डेली वेजेस जो है वो बढ़ाई गई है, लेकिन वो तब मिलता जब ये टैक्सेस नहीं लगते। ये सेल्स टैक्स लगा के तो और बोझ बढ़ा दिए। देखें, जो दूसरी तरफ अगर आप टैक्सेस की बात करेंगी तो इस वक्त जो है आम चीज़ें, मैं तो बात करूंगा आम, क्योंकि एक है लग्जरी आइटम की गवर्नमेंट बात करती है, फलां इंपोर्ट हो गया, फलां चीज़ों की। जो आम चीज़ें थी जैसे आपके कपड़े हैं, जैसे आपके जूते हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इसके ऊपर 12% जो टैक्स था उसको बढ़ा के 15% कर दिया गया। अब 15% करने का मतलब एक तरफ वो पहले ही चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। आज ऐसे अगर आपने जैसे आपने कहा कि 40% यानी ऑफिशियल नंबर 35 के नंबर वो देते हैं कि महंगाई इतनी बड़ी है, लेकिन प्रैक्टिकली तो 40-45
25% चीजें वैसे ही महंगी हो गई, जो 100 रुपए की चीज थी इदारा अब वो 150 शुमारियात के रुपए जो की डेली मिल रही है, वो सारी वीकली चीजें हमारे आ पास रही हैं। आते थे ना, वो ऐसे ही थे। ये तो अभी जो हालिया सर्वे हुआ है और उसमें ये इंकशाफ किया गया है कि वो 30 और के ये जो करीब है। गवर्नमेंट के नंबर होते हैं फ्रैंकली वो बड़े ही कंजर्वेटिव होते हैं, वो गवर्नमेंट नंबर्स को बहरहाल पेश करते वक्त जितना बेहतर कर सकती है वो बेहतर कर देती है। तो ये जो नंबर पेश किया जाता है ये तो ऑलरेडी बेहतर यानी करके वो होता तो है, पहले एक्चुअल महंगाई बहुत का ज्यादा तो होती है। पुराना रिकॉर्ड है ना कि ये हमेशा कहा जाता है कि वो फर्ज करके जो दादो शुमार है वो पेश करते हैं। इतना मुश्किल लफ्ज ज़ाहिर है आप कह सकती हैं, मेरे लिए कहना बहुत ये मुश्किल तो पहला, है। मैं लेकिन कह नहीं है कि रही मैं कि ये कहूंगा ऑन रिकॉर्ड है, हाँ, ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर लें कि ये कहते थे ये पहले कहा जाता था, स्टेटमेंट की जाती थी। लेकिन बहरहाल कोई भी हुकूमत होती है वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए कुछ नंबर्स को प्रेजेंट कर देती है वो सारी चीज़ों में। तो ये एक पैरा है जो चीज़ है। अब जब ये चीज़ें आएंगी, जब ये सेल टैक्स आएगा तो फ्रेंकली इसकी वजह से थोड़ी सी महंगाई, मुझे ये लग रहा है कि कुछ महंगाई का एलिमेंट और बढ़ जाएगा। तो अवाम के ऊपर ज़रा जो चीज़ें थी वो मुश्किल होगी। यहाँ पे इस वक्त गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स इन एनी केस नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सेल्स टैक्स जो है वो सीधा अवाम की उसके ऊपर बोझ बनता है, कुव्वत खरीद को कम कर रहा होता है, वो सारी चीजें। तो सेल्स टैक्स की कोई जस्टिफिकेशन। इसी तरह कारोबार के अंदर एक टर्म होती है हमारे यहाँ के तमाम कारोबार की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके ऊपर एक विदहोल्डिंग टैक्स कटता है जो उसके कारोबार की कॉस्ट बढ़ा रहा होता है। तो वहां पे भी 1% बढ़ा दिया गया है। तो अब कारोबार जो चीजें प्रोड्यूस कर, मतलब एक जूते का कारखाना है, जब वो जूते प्रोड्यूस कर रहा है वहां पे उसकी भी कॉस्ट बढ़ गई है। तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो वो जाहिर है अवाम को महंगे जूते बेचेगा, वो कपड़े महंगे बेचेगा। तो वहां पे भी कुछ कॉस्ट बढ़ाई गई। ये एक पता नहीं मुस्लिम लीग नून में एक प्रॉब्लम रहा हमारे यहाँ के, वो टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर कम फोकस होता है। ये एक पॉलिसी इशू है, हमेशा से रहा है कि ये कलेक्शन करके आसान रास्ता ही रहा है, ये आसान रास्ता इलेक्शन बजट और इस तरह के करके और शॉर्ट टर्म प्लानिंग के तहत किए जाते हैं। जितने भी बजट होते हैं, कोई भी पॉलिसी होती है वो ऐसी ही नजर आती है। तो ये भी ऐसा ही बजट नजर आ रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म हमें कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही, कोई विजन नजर नहीं आ रहा। हाँ, मैं एक और साइड भी मैं थोड़ी सी बिजनेसेस के लिए एक रिलीफ की अगर बात कर लें, चलें ठीक है, यानी मुश्किल तो है, मैं इसको कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं दे रहा, लेकिन ये स्मॉल एंड मीडियम जो बिजनेसेस हैं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की में। देखिए, एक होती है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है जो बड़े कारखानेदार हैं, एक है जो छोटा कारखाने वाले हैं जो चीजें चल रही हैं उसके लिए गवर्नमेंट, क्योंकि हमारा इस वक्त अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम ये हो गया कि 21-22% इंटरेस्ट कॉस्ट है। अगर किसी ने कारोबार चलाना है वो 22% अगर सूद देगा बैंकों को तो वो तो कॉस्ट, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी हाई हो जाती है कि वो गुड्स के ऊपर वैसे ही पास ऑन होकर महंगाई बढ़ जाती है। तो उसको उन्होंने एक रिलीफ देने की कोशिश की कि स्मॉल एंड मीडियम के लिए गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आएगी। वो अभी अनाउंस किया बजट के अंदर कि वो उनको कोई सस्ते कर्जे देगी। तो ये शायद एक उस साइड पे गवर्नमेंट का फोकस हो रहा हो कि अच्छा यार कोई स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग को हम थोड़ा सा एनकरेज कर दें, वहां पे वो चीजें हो रही हैं। तो वो एक है। लेकिन अगर आप बात करेंगी आम आदमी की, आम रूटीन की, सारी चीजों की, तो वहां तो महंगाई बढ़ रही है। महंगाई पहले ही बहुत ज्यादा है, आगे भी आनी है और उसी तरह चलनी है। उसके अंदर कोई खास रिलीफ या कोई खास मैयर नजर नहीं आई वो सारी चीजों की, एक्सेप्ट फॉर कि गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए जो एक अच्छी नवीद आई है, जो तनख्वाहों में इजाफा की बात हो रही है या कोई पेंशन में इजाफे की बात हुई है, तो वो एक उनको थोड़ा सा साइन ऑफ रिलीफ जो होगा वो वहां मिलने की उम्मीद है। ये तो सरकारी मुलाजमीन के लिए हो गया। और सरकारी मुलाजिम जो है, अगर आप गिने चुने देख लें तो ये वही होते हैं जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे होते हैं। गवर्नमेंट को या जो पॉलिटिशियंस हैं या जो सियासी हुकूमतें होती हैं उन्होंने काम करना होता है। मिसाल ये बजट बनाता कौन है? हाँ। कौन काम कर रहा होता है? मतलब ये जो बजट के ऊपर काम कर रहे होते हैं ये बड़े अफसरान ही होते हैं। तो उन्होंने अपने राइट्स तो पहले प्रोटेक्ट करने। हमारा मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया भी ये हो गया है फ्रेंकली, क्योंकि इस वक्त जो था जितने सीनियर हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं या बहुत ज्यादा, यानी एक बहुत बड़ी डिमांड चल रही थी कि ग्रेड 18 से अबव जो 22 ग्रेड तक के होते हैं, जिसमें सेक्रेटरीज हैं, जिसमें आपके आला यानी FBR के चेयरमैन है, इन लोगों को इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है वहां पे कुर्बानी उनसे बनती थी कि उन्हें कहना चाहिए था कि आज हमारे मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता तो इसकी वजह से तनख्वाहों में इतना इजाफा नहीं हो सकता। क्योंकि अभी ये नहीं समझ आ रही फ्रेंकली ये जितनी अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट ने कर दी हैं ये कैसे पूरी होंगी। यानी ये जो 9200 का टैक्सेस का हदफ रखा गया है तो मुझे तो वो अचीव होता नजर नहीं आ रहा कि यार
पिछले साल 7,000 का टारगेट था जो पूरा होना बड़ा मुश्किल हुआ है। अगले साल 9,000, 30% के इजाफे के साथ हमारी इकोनॉमी चल नहीं रही, बिजनेसेस हो नहीं रहे, तो कहाँ से ये टैक्सेस आ जाएंगे? इतना बड़ा जो गैप है, और अगर ये कलेक्शन ना हुई और हमारी इंडस्ट्री जिनके ऊपर आप ये लगा रहे हैं वो तो पहले ही टैक्स पे करें, ये टैक्स पेयर के ऊपर ही मजीद बोझ डाला जा रहा है। ये टैक्स का मजीद जो टैक्स कलेक्शन में नहीं है उनको नहीं इस दायरे में लाया जा रहा। इस पे बात करते हैं, ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद की पहुंची। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अब बात करेंगे कि बजट के हवाले से आवाम को क्या रिलीफ मिला है और क्या ये जो कुछ भी अभी हदाफ रखे गए हैं वो अचीवेबल भी हैं या नहीं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ अभी जो हमारे सामने आए हैं ये फिगर्स या फैक्ट्स नहीं हैं। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सलमान शाह साहब ने, साबिक वज़ीर ख़जाना हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि इस वक्त ये जो हुकूमत ने बजट पेश किया है सबको इंतज़ार था, उम्मीद भी थी और ये भी था कि अभी तक हुकूमत की कोई इकोनॉमी की पॉलिसी सामने नहीं आई, तो शायद बजट आएगा, कोई पॉलिसी नज़र आएगी मईशत को दुरुस्त करने के लिए। तो इस बजट को सामने रखते हुए आप क्या देखते हैं कि हुकूमत की मुआशी सिमत दुरुस्त है? देखिए, इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है। और स्टेबलाइज का मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो रुपए की कदर है उसको गिरने से रोकना है। पाकिस्तान के जो खसारे हैं, बड़े बड़े करंट अकाउंट डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट है, इसको ठीक करना है और उस तरफ हमने जाना है। जब इन अहदाफ को हम देखते हैं तो फिर ये बजट बड़ा एक एनॉमली है बजट में कि ये ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान में तो कोई मसला ही नहीं है, आप बेदरेग हुकूमत खर्च कर सकती है और टैक्सेस के ऊपर हर किस्म के टैक्स वो अनाउंस कर सकती है, अगर वो कलेक्ट हों या ना हो वो दूसरी बात है। और फिर ये है कि साथ साथ प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैंने IMF से बात कर ली है, तो उनके मर्जी के मुताबिक हमने ये बजट बना दिया। सो आई थिंक ये बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी सी चीज़ें हैं, क्योंकि बजट मेरी नज़र में ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है। इसमें तकरीबन 14,500 अरब तो फेडरल गवर्नमेंट का दिखाया जा रहा है बजट का साइज। इसमें आप कम से कम 8 से 10,000 अरब आप प्रोविंसेस का जब ऐड करेंगे तो टोटल बजट जो होगा पाकिस्तान का वो तकरीबन 22 से 24,000 अरब हो जाएगा। सो इतना बड़ा बजट, जब पहली बात तो ये है कि ये क्या हुकूमत को इतना ज़्यादा खर्चा एफिशिएंटली वो कर सकती है, या वो जब भी खर्चा करती है उसका कोई बेनिफिट मिला है पाकिस्तान की इकोनॉमी को, नंबर 1। राइट डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल करना है आपसे। जी जी। दूसरी बात बहुत इम्पोर्टेंट है जी कि इसको IMF प्रोग्राम ने तो ये बताया गया है कि आपने अपने अखराजात जो हैं वो रेवेन्यू से पूरे करने हैं। तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा इतना बड़ा? और दूसरी बात है कि ये सारे कर्जों पे आएगा, तो कर्जों में तो पहले ही हम जकड़े हुए हैं, तो और कर्जे भी उसमें लेंगे। तो आई थिंक कि ये सस्टेनेबल बजट नहीं है, ये हमें स्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जाएगा। और इसकी वजह से जो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी में मुश्किलात हुई हैं, पर्टिकुलरली हम देख रहे हैं कि GDP ग्रोथ नेगेटिव हो चुका है, हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी गिर रही हैं, हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री का पहिया जो है वो बंद होता चला जा रहा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट गिरती जा रही है, हर एग्रीकल्चर में गिरावट आ गई है, तमाम प्रोडक्टिव सेक्टर जो हैं वो इस वक्त गिरावट की तरफ जा रहे हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारी इन्वेस्टमेंट गिरती चली जा रही है। जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं आ रही। फॉरेन इन्वेस्टर परेशान है, आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है वो भी परेशान है। ऊपर से हुकूमत इतने बड़े खर्चे करेगी, इतना ज़्यादा टैक्सेस लगाएगी, महंगाई का दौर और होगा,
تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو گراؤنڈ سچویشن ہے اس کے مطابق یہ بجٹ نہیں ہے. رائٹ, یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ سب سے پہلے اگر حکومت کٹ لگائے گی تو وہ اپنے ایکسپینس کے اوپر لگائے گی. تو یہاں پر تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے تو مرات بھی بڑی آفرز کی جا رہی ہیں. جو فریز تھے بہت سارے فنڈز وہ بھی ایکٹیو کر دیے گئے ہیں. ایون کہ سیلری بھی بہت زیادہ, ایون کہ 17 گریڈ کے لیے اچھی بات ہے, ملنا چاہیے. لیکن جب آپ کے اوپر آلریڈی اتنا بوجھ ہے تو اس لیے آپ اتنی مرات افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ بھی حکومت نے اپنے قومی خزانے کو کھول دی ہے سب کے لیے, خاص کر سرکاری ملازمین کے لیے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل یہی میں بات کر رہا تھا کہ یہ پاکستان کی اکانومی میں ایک بہت بڑا ڈیفیسٹ کریٹ کرے گی, مالیاتی ڈیفیسٹ ہوگا, اور اس کی وجہ سے انفلیشن جو ہے وہ اور زیادہ ہوگی. آپ کی مہنگائی میں بجلی, پٹرول, یہ ساری چیزیں یہ بھی مہنگی ہو جائیں گی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ان امپلائمنٹ بھی اس سے جنریٹ ہوگی. روپے کی قیمت میں کوئی اگر ٹھہراؤ آنا تھا وہ بھی نہیں آئے گا. سو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس آبجیکٹو کے ساتھ یہ بجٹ اس وقت پیش کر رہے ہیں. ہمارا تو آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے تھا کہ حکومت کے اخراجات کو کم کریں, اکانومی کو سٹیبلائز کریں اور انویسٹمنٹ کو بڑھائیں, تاکہ جو ہمارے اپنے انویسٹرز ہیں وہ بھی پاکستان میں انویسٹ کریں, اوورسیز پاکستانیز وہ بھی انویسٹ کریں, اور بیرون ملک سے بھی انویسٹمنٹ آئے. سو آئی تھنک کہ یہ بجٹ میرے نظر میں بزنس ایز یوزول بجٹ ہے, اور پروبیبلی یہ الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے بجٹ بنایا گیا ہے. پاکستان کی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے یہ بجٹ نہیں ہے. یعنی کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز جو ہوتے دکھائی نہیں دے رہے تھے, اس بجٹ سے یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ الیکشنز کی طرف تو جائے گی. اس بجٹ سے یہ تو پتہ چل گیا ہے, لیکن بجٹ کے اہداف کیسے پورے ہوں گے یہ انہوں نے آگے آنے والی گورنمنٹ کے اوپر چھوڑ دیا ہے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے ڈاکٹر صاحب تو ہم دیکھتے ہیں کہ 8.5 کروڑ پچھلے 20 سالوں میں ہماری پاپولیشن انکریز ہوئی ہے, اور اس کو لے کر ہماری جو اس وقت کی ریالٹی کے مطابق جی ڈی پی ہے وہ اس کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتی ہے. تو یہ چیزیں کیوں نہیں, جب ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے اکانومسٹ بیٹھے ہوتے ہیں, کتنی حکومتوں میں آئے ہوتے ہیں, تو یہ بجٹ کی پلاننگ اس طرح سے کیوں نہیں ٹارگٹ کرتے ہیں؟ اب ہماری جو دیکھیں کہ 45 لاکھ جو ہے ہر سال امپلائے ہماری مارکیٹ کے آ جاتا ہے, اس کو جابس چاہیے ہوتی ہیں 45 لاکھ کے قریب. تو یہ ساری چیزیں مد نظر کیوں نہیں رکھتے, یہ ویژن کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں ہماری کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. ہمارے پاس اس وقت جو بڑے بڑے مسئلے ہیں, ایک تو ہمارے بیرون ملک قرضوں کا مسئلہ ہے, پھر اس کے بعد ہمارا مسئلہ یہ ابھی آپ نے جو بیان کیا کہ ہماری آبادی اتنی ینگ آبادی ہے اور اتنے زیادہ ہمیں جابس چاہیے. ہر سال ہمیں کوئی 3 ملین 4 ملین کے قریب نئے جابس چاہیے. اس طرح سے ہماری اکانومی گروتھ نہیں دے رہی. پھر ہمارے جو بہت سی آبادی رورل ایریاز سے مائیگریٹ کر رہی ہے ہمارے اربن ایریاز میں. ہماری شہروں کی اکانومی جو ہے وہ بھی کام نہیں, کوئی خاص اچھے طریقے سے جابز نہیں کریٹ کر رہی. ایگریکلچر جہاں سے وہ چھوڑ کے آ رہے ہیں وہ ویسے سلمپ میں ہے, اس میں کوئی تحقیق نہیں ہے, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, اچھے سیڈز نہیں ہیں, ٹیکنالوجی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں, لیکن ہمارا نظام جو ہے وہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں بنا ہوا. ہمارا نظام جو ہے وہ ایک پیٹرنیج کے اوپر چلتا ہے اور وقت گزارنے کے لیے بنا ہوا ہے, پاکستان کو ڈیولپ کرنے کے لیے نہیں ہے. کیونکہ پاکستان کے پاس جو مسئلے مسائل ہیں, ہم نے تو ایکسپورٹ کرنی ہے, ایکسپورٹ کی ہمارے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے. ہم نے قرضے کم کرنے ہیں, ہمارے پاس قرضوں کی اسٹریٹجی نہیں ہے. ہم نے لوگوں کو جابز دینی ہے, ہمارے پاس ہیومن ڈیولپمنٹ کی اسٹریٹجی نہیں ہے. ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہم نے لے کے آنی ہے, ہمارے پاس ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی اسٹریٹجی نہیں ہے. ہم نے بجلی جو ہے اس کو انڈیجنائز کرنا ہے. بلکہ ہم ایک زمانے میں بجلی پانی سے بناتے تھے جس کے لیے ہمیں ڈالرز کی ضرورت نہیں تھی. ہم نے ڈیلیبریٹلی پانی کی بجلی کو بند کیا اور ہم نے تیل اور گیس پہ بجلی بنانی شروع کی, جس کے لیے ہمیں
डॉलर्स देने पड़ते हैं। अब हमने उस निज़ाम को वापस इंडिजिनाइज करना है, रिन्यूएबल में जाना है, पानी में जाना है, बट ये चीज़ें हमारे पास कोई स्ट्रेटजीज नहीं है। तो हम बड़े एड हॉक तरीके से चल रहे हैं। जस्ट एक दिन गुजर जाए तो वही हम समझते हैं कि अगले दिन देखेंगे क्या करना है, आज का तो गुजर गया वक्त, तो जितना भी गुजर जाए वही मुनासिब है। राइट, जैसे कि ये हम देखते हैं कि एक तरफ तो बहुत सारे ये ऐसे अब बोझ और ज़्यादा डाल लिया है कौमी ख़जाने के ऊपर, दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि बिलियंस का नुकसान दे रहे हैं, बल्कि वो लॉसेस में जा रहे हैं, उनको बंद करके ये मज़ीद आगे बढ़ना चाहिए। वहाँ पर हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात होती हैं कि इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता या उसमें कोई रुकावट होती है? देखिए, हुकूमत में वो कैपेसिटी ही नहीं है कि उन प्रोजेक्ट्स को बनाए। मसलन इस बजट में अगर आप देखें तो 2,500 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स करने हैं गवर्नमेंट्स ने, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मिलकर करने हैं इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, लेकिन इनमें वो कैपेसिटी नहीं है, इनमें वो जो होना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स और मिशन ही नहीं है। ये पैसा जो है ये हुकूमत खर्च करेगी तो डूब जाएगी। ये हमने देखा है पिछले 70 सालों में, जो चीजें हुकूमत इन्वेस्ट करती है ज्यादातर वो डूब जाते हैं, सिवाय डैमों के और कुछ और बड़े प्रोजेक्ट जो हुकूमत ने किए हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा रिटर्न दिया है, बाकी प्रोजेक्ट्स तो सारे फेल हो गए। सो आई थिंक हमें अपने जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है कि वो इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। हमें फॉरेन इन्वेस्टर की ज़रूरत है कि वो लेके आए, हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी आए, हम एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मुल्क बने। जी बिल्कुल, और उससे सबसे पहले हमें तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम यहाँ पर लेकर आए, इन्वेस्टमेंट लेकर आए, सबसे पहले तो हमें अपनी इंडस्ट्री को मज़ीद एम्पावर करना है। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अवैस, टैक्स एक्सपर्ट हैं। अवैस साहब, इंडस्ट्रियलिस्ट इस वक्त क्या खुश है? क्या उनके लिए कोई खुशी की खबर है कि लेकिन अभी जिस तरह से टैक्स अहदाफ रखे गए हैं 9,000 अरब से भी अबव है, तो ये तो वही लोग हैं जो पहले से वही इंडस्ट्री है जो पहले से टैक्स नेट में है और उन्हीं के ऊपर मजीद बोझ डाल दिया गया है। तो वो पहले ही खसारे में, तो अब तो वो और खसारे में होंगी, तो कैसे इंडस्ट्री ग्रो करेगी पाकिस्तान में? देखिए मिसालिया, इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त आ रहा है कि क्या इंडस्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी। देखिए, टैक्स तो तब लगेगा अगर इंडस्ट्री चलेगी, कुछ इनकम कमाएगी, तो वो उसके ऊपर टैक्स दे देंगे, वो चलेगी। अब इस वक्त हमारे मुल्क की सूरत हाल ये है कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल के ऊपर। हमारी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री बंद हुई पड़ी है इस वजह से कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं हो रहा मुल्क के पास, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, वहाँ पे रुका हुआ है। इवन हमारे नए प्रोजेक्ट जो लग रहे थे, मैं आपको नंबर ऑफ प्रोजेक्ट बता सकता हूँ कि जो लग रहे थे, जिनकी मशीनरी जो है वो ऑर्डर दे के बैठे हैं और वो मशीनरी इंपोर्ट नहीं कर सक रहे, गवर्नमेंट इनको अलाउ ही नहीं कर रही कि वो मशीनरी इंपोर्ट करके दे दे। अब इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो अनएम्प्लॉयमेंट की फॉर्म में, डॉक्टर साहब भी जैसे जिक्र कर रहे हैं, ये सारा जो रिजल्ट आएगा ये आगे मईशत के ऊपर इतना बड़ा बोझ आएगा कि ये आप सोच से भी बड़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर रहेगी टैक्सेस की बात, तो इंडस्ट्री चलेगी, प्रॉफिट होगा तो वो टैक्स देगा। अब 9,200 तो तभी हो सकेगा अगर बिजनेसेस चल रहे होंगे। तो इस वक्त तो गवर्नमेंट को जो फोकस करना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि उनको ऐसी मैयज लेके आनी चाहिए थी कि जिसकी बुनियाद के ऊपर इंडस्ट्री चल रही होती, और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी भी कि कोई ऐसा तरीका हो कि जिसकी वजह से वो कम से कम रॉ मटेरियल्स तो इंपोर्ट कर सकें, मशीनरी इंपोर्ट कर सकें, वो चीजें अवेलेबल हों तो फैक्ट्रियां चलेंगी ना। तो वो बुनियादी मसला तो बिजनेसेस का वो है, और वो इस स्टेज के ऊपर फ्रैंकली मुझे जो नजर आ रहा है कि ये बहुत बड़ा थ्रेट नजर आ रहा है कि हमारे जो चीजें अभी बन रही हैं, जो मिल रही हैं, ये भी मुस्तकबिल में अच्छा राइट, मैं डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करूंगी। इसमें टैक्स कलेक्शन में एक बड़ी वजह डॉक्टर साहब ये भी है कि हम इंपोर्ट को बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। वहां पे जो हमें जाहिर है कि टैक्स कलेक्शन बेहतर होनी होती है, वो हम इंपोर्ट बंद करके क्या फ़ायदा हासिल कर लेती है हुकूमत मुआशी तौर पे वो इस टैक्स कलेक्शन से, और पाकिस्तान की जो बाकी इंडस्ट्री है उसको, उसकी ग्रोथ को अप करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो इंपोर्ट बंद करके वो फ़ायदा हासिल कर सके? देखें, एक तो ये है कि कोई भी दुनिया की इकॉनमी इंपोर्ट बंद करके वो इकॉनमी चल नहीं सकती।
کیونکہ بڑی انٹیگریٹڈ دنیا ہوتی ہے. حالانکہ پاکستان اتنا انٹیگریٹڈ نہیں ہے گلوبل مارکیٹس میں، لیکن کیونکہ ہم ساری انرجی امپورٹ کرتے ہیں، ہم اپنے را مٹیریلز امپورٹ کرتے ہیں، اور ہم کھانا پینا بھی امپورٹ کرتے ہیں. سو ہم ایک امپورٹ ڈپینڈنٹ ملک ڈیفینیٹلی ہیں. تو ان کے اوپر جب آپ بیوروکریٹک طریقے سے بندش لگائیں گے تو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ آپ کی اکانومی بیٹھ جاتی ہے. آپ کی اکانومی میں سپلائی چینز جو ہیں وہ ساری ٹوٹ جاتی ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹس بھی نیچے گرنی شروع ہوتی ہیں. اب آئی ایم ایف پروگرام جو تھا اس میں انہوں نے منع کیا تھا کہ آپ ایڈمنسٹریٹو طریقے سے امپورٹ کمپریشن نہیں کریں گے. آپ نے اگر امپورٹ کمپریشن کرنی ہے تو آپ ایکسچینج ریٹ سے کریں گے. ایکسچینج ریٹ سے جب آپ امپورٹ کمپریشن کرتے ہیں تو وہ پھر ایک سروائیول آف دا فٹسٹ والی بات آتی ہے کہ جس چیز کی آپ کو بالکل اشد ضرورت ہے وہ آپ کو اویلیبل ہو جاتی ہے، اور وہ چیز اگر آپ امپورٹ کر کے اس کے بعد آپ ایکسپورٹ کریں گے تو وہ اس میں آپ کو ایڈوانٹیج آئے گا. سو وہ ہم نے نہیں کیا. ہم نے ایڈمنسٹریٹو طریقے سے یہ سارا کام کیا ہے. بابوز نے بیٹھ کے ڈیزائن کیا. انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو ایک جیسے کہتے ہیں کہ ڈیزاسٹر میں ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سال کے جتنی اکنامک گروتھ نیگیٹو ہوئی ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نیگیٹو ہوئی ہے. یعنی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں بابو نے بنایا بجٹ اور بابو کے لیے بنا بجٹ، ایسے ہی ہے؟ جی بالکل. بہت شکریہ. کوئی اس میں اکنامک ڈائریکشن کی بات یا کوئی اسٹریٹجی کی بات، اس قسم کی بات کوئی نہیں ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ساتھ تھے اور محمد اویس صاحب نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا. بہت شکریہ محمد اویس صاحب آپ کا بھی. ناظرین یہاں پہ شامل کریں گے ایک بریک کے بعد مزید بات کریں گے. کیپ واچنگ. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہمیں جوائن کیا ہے اشفاق طولہ صاحب نے، منسٹر آف اسٹیٹ ہیں، چیئرمین ٹیکس ریفارمز کمیشن ہے. اشفاق طولہ صاحب بہت شکریہ. اشفاق صاحب میرا سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو ٹیکس کلیکشن کے لیے ہدف مقرر کیا گیا ہے 9,000 ارب سے بھی زائد کا ہے، کیا یہ اچیویبل ہے اور ریئلسٹک لگتا ہے آپ کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو ہدف ہے ہمارا یہ تو بہت منیمم ہے جس سے ہمیں اچیو کرنا پڑے گا. آپ کو 2 یا 3 کام کرنے پڑیں گے. دیکھیں اگر 7,200 ارب اگر آپ اس مرتبہ اچیو کر لیتے ہیں، اور جیسے منسٹر صاحب نے کہا 21% مہنگائی اور 3.5% اگر جی ڈی پی گروتھ ہے تو یہ ہو جاتے ہیں آپ کے 24.5%. یعنی اگر 25% اگر میں بڑھاتا ہوں تو یہ 7,200 پہ 25% اگر میں بڑھاؤں تو یہ 9,200 کے قریب پہنچ جاتے ہیں. تو یہ تو وہ اہداف ہیں جس میں کوشش کی گئی ہے کہ جو آپ کا انفلیشن اور آپ کی جی ڈی پی گروتھ ہی آپ کو دے جائے. اب رہا سوال کہ آپ کو ایڈمنسٹریٹو میجر بھی لینے پڑیں گے، کیونکہ آپ کو کافی ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں کافی اخراجات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. اگر انفلیشنری پریشر آتے ہیں اور اگر آئی ایم ایف کی ڈون میں اگر آپ جاتے ہیں اور اگر اگلے معاہدے میں جاتے ہیں تو ان کی کیا کنڈیشن ہوگی وہ بھی اسی بجٹ کے دوران ہے. تو میرے اندازے میں 9,200 تو بہت منیمم ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کوشش یہ کی ہے کہ بہت تھوڑے ٹیکسز لگائے جائیں اور ان لوگوں پہ بوجھ نہ ڈالا جائے جو آلریڈی ٹیکسز کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے. رائٹ. یہ تو ظاہر ہے کہ آپ نے اسی انڈسٹریلسٹ پر، اسی ٹیکس پیئر پر ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہے. تو وہ تو انڈسٹری تو ہماری ابھی تک چل نہیں رہی، ایکسپورٹ ہماری نیچے گر رہی ہے، تو پھر یہ ٹیکس لگا کے آپ مزید، آپ کو نہیں لگتا کہ انڈسٹری تو اور سگڑ جائے گی؟ نہیں، انڈسٹری کبھی نہیں سکڑتی. دیکھیں انڈسٹری سکڑنے کی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ایئر بہت زیادہ کمپریشن کرنا پڑا تھا ہمیں را مٹیریل کے اوپر، اور 2 رستے تھے جس کو کہتے ہیں نا کیچ 22 سچویشن. ہمارے پاس تھا یا تو ڈیول ڈیپ سی تھا، یا ہم ڈیفالٹ کرتے تھے اللہ نہ کرے، یا تو ہم اپنے ایکسچینج کو ریگولیٹ کرتے. تو ظاہری بات ہے اب کوئی بھی آپ کسی سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ جی ایکسچینج ریگولیشن کر لیں، ورنہ اگر آپ ڈیفالٹ کا تو آپ متعامل نہیں ہو سکتے. اب سچویشن ذرا ایز آؤٹ ہوئی ہے اور دنیا میں بھی جو مہنگائی تھی اس میں بھی کمی آ رہی ہے، کموڈٹی پرائسز میں بھی کافی ریورسل آ گئے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اب آپ کو کوئی بہت زیادہ پرابلم آئے گی، اور انڈسٹری بھی چلتی رہے گی، اور اب کافی ایلسیاں کھلنی شروع ہو گئی ہیں اور اسینشل آئٹمس پہ ہو گئی ہیں. اور سب سے بڑی خوبصورت بات یہ ہو رہی ہے، اس میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے
इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें हम लें और रीजनल ट्रेड को प्रमोट करें। आपने देखा होगा बार्टर ट्रेड आपका शुरू हो गया ईरान से। अब हम अफगानिस्तान से टापी गैस पाइपलाइन की बात करें तो ये सारी वो चीजें जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में आपकी आसानियां भी पैदा करेंगी और आपकी महंगाई में भी कंट्रोल। राइट जैसे कि अगर हम देखते हैं कि सैलरीज जो है वो बढ़ा दी गई हैं और मज़दूर की तनख्वाह उसकी भी बढ़ा दी गई है, वो कम से कम 30 से 32 हज़ार कर दी गई है 25 हज़ार से, लेकिन दूसरी तरफ सेल्स टैक्स लगा दिया गया है। तो सेल्स टैक्स लगाने से वो जो इंक्रीज़ की गई है सैलरी उसके ऊपर तो मज़ीद बोझ आएगा, उसका तो कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा एक मज़दूर को। भी कोई सेल्स टैक्स नहीं लगाया, मेरा ख्याल है शायद आपको कोई गलत फहमी हो गई है। कोई ऐसा सेल्स टैक्स नहीं लगाया जो 12% से बढ़ाकर जो 15% किया गया है। अच्छा बीबी, अब आप तो मैं बताता हूँ, ये सिर्फ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स और लेदर प्रोडक्ट्स पे था जो कि 18% से घटा के 12% किया गया था। ठीक है, और ये उन दुकानों पे किया गया था जो टीयर वन का मतलब है अगर आप कोई ब्रांड है, आप अगर कोई शॉपिंग मॉल में है, आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड की मशीनें चल रही हैं या आपका बिजली का बिल 12 लाख से ऊपर आ रहा है, तो उसके ऊपर ये लगाया गया था कि वो 12% देती थी, उनको इंसेंटिव किया गया था कि पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल अगर आप लगाते हो तो हम आपको 6% रिड्यूस दे देते हैं। अब हुआ ये इसमें कि इसका होना था मिसयूज। अच्छा, ये जब 17% था ना तो 12% था, तो वैसे ये 13% तो होना था, क्योंकि जब 18% हुआ तो 1% वहां नहीं बढ़ा। अब सिर्फ 2% का इजाफा किया है, वो भी ब्रांडेड स्टोर पे। तो कौन सा गरीब आदमी ब्रांडेड स्टोर पे भी जाके खरीदारी करता है। लेकिन इशफाक साहब, जैसे कि पाकिस्तान की रियलिटी आप भी देखते हैं कि अगर किसी की भी किस्म का टैक्स लगता है तो उसका असर पूरी मार्केट के ऊपर आता है। चाहे पेट्रोल की प्राइस को ही, एक सिंपल सी पेट्रोल की प्राइस को ही देख लें, अगर वो बढ़ती है तो वो पूरी की पूरी आप देखें कि महंगाई के ऊपर उसका असर पड़ता है, और अगर कम होती है तो वो आपको फ़ायदा हासिल नहीं देखेंगे कि महंगाई कम हुई है। तो ऐसे ही सेल्स टैक्स का भी हाल है, ग्राउंड रियलिटी है, उसके मुताबिक मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। ये ग्राउंड रियलिटी मेरा ख्याल है, थोड़ा सा मैं आपको मैं इसको एजुकेट कर दूंगा। हमने बल्कि एक अच्छा काम किया है, वो शायद आपकी नजर से ओझल हो। जी बताइए अगर अच्छा काम किया है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। वो काम ये किया है कि पहले जैसे मैंने आपको 4 कंडीशनें बताई ना, 3-4 कंडीशनें के ब्रांड होना चाहिए, मॉल में होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट मशीनें होनी चाहिए, ठीक है ना जी, बिल्कुल, और 12 लाख का बिल, ये 4 बताए थे। एक और भी था कि रकबे के हिसाब से था कि 1000 स्क्वायर फुट का होना चाहिए, नॉर्मल दुकान ज्वेलर की दुकान 300 स्क्वायर फुट और फर्नीचर 2000 स्क्वायर, ठीक है। वो हमने कंडीशन हटा दी। तो अब आवाम को सस्ता मिलेगा, महंगा नहीं मिलेगा बीबी। तो वो आप पहले इत्मीनान रखिए, अगर आप डॉलमेन मॉल में कराची में जाएंगी और अगर आप जैनब मार्केट में जाएंगी तो दोनों में आपको पहले हो सकता था कि 18 पे दोनों पे 12% टैक्स था। अब जैनब मार्केट पे हटा दिया हमने, तो फायदा हुआ ना आपका, नुकसान तो नहीं हो सकता। जी ठीक है, आप ऑल राइट, आगे चलते हैं। और अगर बात करें कि इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट की, तो इस वक्त तकरीबन 45 लाख के करीब जो हैं वो हर साल मार्केट में जॉब के लिए नौजवान आ रहे हैं। तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं रखी गई हैं कि उनको जॉब्स मिलेंगी? जो मेरा अंदाजा है, मेरा ख्याल है वो 45 लाख की फिगर अगर आप मुझे भेज दें, आपके प्रोड्यूसर के पास मेरा नंबर है तो मैं उसको वेरीफाई भी कर लूंगा। हमारे हिसाब से तो 18 लाख जॉब चाहिए होती है साल की ना, और साल की 18 लाख जब जॉब चाहिए ना तो उसमें हर परसेंटेज पॉइंट जीडीपी का जब आता है ना तो भी इसमें 3 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाती है। नहीं एवरेज है ये, यानी इसमें यू कैन नॉट बाउंड भी। तो अब इसमें 3.5% जीडीपी, बिकॉज के आपको पता है कि बड़ी कंप्रेशन करने के बाद आपको करनी पड़ी है, तो 10,50,000 तो ये यहाँ पर आपकी हो जाएंगी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से। जी ठीक है। और बाकी रहा जा फैक्टर आपका जो 7-8 लाख और मजीद जॉब चाहिए होंगी, तो हम कोशिश करते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग एसएमई साइड में हमने कोशिश की है कि आपने देखा होगा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जो डेफिनेशन थी टैक्स में, वो 250 मिलियन पे थी, यानी 25 करोड़ पे थी। उसको बढ़ा के उसके टर्नओवर को हमने 80 करोड़ कर दिया, ताकि 8 और ये नौजवानों को बिलासूद कर्जे भी अब दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से उनको हम चाह रहे हैं वो अपने बिजनेसेस में आए और हमारी ग्रोथ में भी इजाफा करें और खुद अपने भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, दैट्स ऑल टुनाइट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।